नमस्कार, जय हिंद। एमपी टीचर एकेडमी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। ठीक है, इसका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। इसका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दें कि इन गुप्त शासकों के बारे में ये जानकारी कहाँ से मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त शासकों के बारे में हमें मुख्यतः अभिलेखों तथा सिक्कों जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त का बेलसट अभिलेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, इन सभी से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो कि गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 319-20 ईस्वी से अपना शासनकाल प्रारंभ किया। ठीक है, गुप्त संवत इसने 319-20 ईस्वी के दौरान प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। ठीक है, यदि प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो यह थी महाराजाधिराज। ठीक है, या फिर प्रश्न ऐसे बनता है कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला कौन सा गुप्त सम्राट था या राजा था, तो भी इसका आंसर महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला सम्राट या राजा चंद्रगुप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रगुप्त ने मगध, प्रयाग तथा साकेत तक शासन किया। ठीक है, अंततः अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक भारत में शासन किया और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अब भारत का नेपोलियन कहा जाने का इसका क्या कारण था, तो दोस्तों आइए बात करते हैं। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया था और इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार इसे नेपोलियन से भी ज़्यादा महान बताते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। दोस्तों ये जो प्रशस्ति लेख है इसका मतलब भी आप समझ लीजिए, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। गुप्त काल में प्रशस्तियों का प्रचलन बहुत बढ़ गया था। ये विद्वानों तथा कवियों द्वारा लिखी जाती थी जो अपने संरक्षक के विषय में प्रशंसात्मक लेख लिखते थे। ठीक है, यानी प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ समुद्रगुप्त विद्या का संरक्षक भी था। ठीक है, सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान की गई। वह संगीतज्ञ एवं विद्या का संरक्षक भी था। इसके सिक्कों पर इसे बीड़ा बजाते हुए
दर्शाया गया है, जो कि बात कर चुके हैं। आप नेक्स्ट देखिएगा, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। दोस्तों यह भी एक महान शासक था। ठीक है, आइए बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी तक शासन किया। यह कला एवं साहित्य का प्रेमी था और इसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, इनके शासनकाल में शकों का आक्रमण होता है और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे, यानी कि शकों को परास्त करके खदेड़ दिया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को सकार भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक, आगे देखिएगा, दिल्ली स्थित महरौली से प्राप्त लौह स्तंभ जिस पर चंद्र का उल्लेख मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक, आगे देखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की मुख्य विशेषता उसके विजय अभियान नहीं, बल्कि कला और साहित्य के प्रति उसका अनुराग था। इसी कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली रहा करती थी। ठीक है, जिसे 9 रत्न भी कहा जाता था। अब वे कौन कौन से थे विद्वान, आइए जान लेते हैं। तो पहले विद्वान थे कालिदास। ये महान कवि व लेखक थे। ठीक है, ये संस्कृत के, यानी कि संस्कृत के महान कवि थे। कालिदास का नाम कौन नहीं जानते होंगे, यानी कि ये काफी जाने माने हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड है अमर सिंह। ठीक है, ये कोषाध्यक्ष थे। नेक्स्ट बेताल भट्ट, ये जादूगर थे। फिर नेक्स्ट देखिएगा धन्वंतरी। धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। ठीक है, ये काफी प्रसिद्ध चिकित्सक थे, वैद्य थे। नेक्स्ट देखिएगा वराह मिहिर, एक खगोल शास्त्रीय थे। ठीक है, बररुच ये व्याकरणकर्ता थे। नेक्स्ट संक वास्तुकार थे। नेक्स्ट घटकरपर एक कवि थे। और 9th नंबर में है संपाक या कहें कि छपड़क, ये भी खगोल शास्त्रीय थे। ठीक है, अब आइए दोस्तों कुछ और जान लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में चीन से चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक के दरमियान यहाँ भारत में आया था, रहा था। और यहाँ उसने कुछ विवरण प्रदान किया और विवरण जो था कुछ इस प्रकार था। देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए उसने लिखा कि जहाँ है ना वो वर्णन करता है, वहाँ यह करता है कि वहाँ के लोग उस समय घरों पर ताला नहीं लगाते थे, यानी घरों में ताला नहीं लगाते थे। अपनी यात्रा वृतांत में उसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ब्राह्मण धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अब कुमारगुप्त की बात करते हैं तो जो कुमारगुप्त थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इन्होंने शासन प्रारंभ किया। इनका शासनकाल था 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक। ठीक है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद इन्होंने गद्दी संभाली थी, तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि जो गुप्त शासक थे उनमें सर्वाधिक जो अभिलेख मिले हैं तो कुमारगुप्त के ही मिले हैं। ठीक है, आइए कुछ और जान लेते हैं। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता था।
यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे, यानी विदेशों से भी आते थे। ठीक है, आइए देखते हैं। कुमारगुप्त के सिक्कों पर शिव पार्वती को दर्शाया गया। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख है ना इन्हीं के प्राप्त हुए। ठीक, अब नेक्स्ट देखिएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल था 455 से 467 ईस्वी। ठीक है, देखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। ठीक है, उसके द्वारा शासन की बागडोर संभालते ही हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों पर स्कंदगुप्त की सफलता का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, स्कंदगुप्त एक योग्य सैन्य संचालक के साथ ही एक कुशल प्रशासक भी था। उसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं हूणों का आक्रमण। यहां पे जिक्र किया गया है हूणों के आक्रमण के बारे में। तो हूणों के जो आक्रमण हुए उनसे हुआ यह कि पूरा प्रशासन हिल गया। इतना खतरनाक हूणों का आक्रमण था, लेकिन स्कंदगुप्त के समय में उसे असफल कर दिया गया। ठीक है, लेकिन बाद में आगे चल करके इतना खतरनाक साबित हुआ कि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, आइए थोड़ा सा बात करते हैं। हूणों का भारत पर प्रथम आक्रमण हूण शासक तोरमाण के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय हुआ था, लेकिन तब उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, बाद में भी हूण भारत पर आक्रमण करते रहे, है ना। तोरमाण के बाद उसके पुत्र मिहिरकुल ने गुप्त शासकों की दुर्बलता का लाभ उठाते हुए भारत के आंतरिक भागों में आक्रमण कर दिया और अंततः गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया इसी के परिणाम स्वरूप। ठीक है, आइए बात करते हैं। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। उसके पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्तों के पतन का प्रमुख कारण हूणों का आक्रमण माना जाता है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स लेकर बात करते हैं। देखिएगा, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। ठीक है, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और थोड़ा सा देखिएगा, यहां पे गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित जो पंचतंत्र पुस्तक है ये पूरे संसार में प्रचलित है और पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। ठीक है, गुप्त काल की राजकीय भाषा के बारे में यदि पूछा जाता है तो भाषा थी प्राकृत। ठीक है, गुप्त काल की राजकीय भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। ठीक है, आप नेक्स्ट देखिएगा, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो परीक्षा उपयोगी हैं, जिनको जानना आवश्यक है, जो कभी न कभी परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। तो आपके साथ साझा किए। यदि अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं, आपने अंत तक वीडियो को देख लिया है, इसके लिए धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ पुनः नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।